हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमारा केवीएस टायर 2 के सिलेबस का भी टॉपिक है। सी, सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सेंटेंसेस बेसिकली होता क्या है? सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट गिव्स यू सम सेंस, जो आपको सेंसिबल सेंस देता है। If any group of words that is giving you sense, so it means it is a sentence. But a sentence must have a structure. एक sentence का हमेशा एक structure होता है, that is subject plus verb plus object. आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के टाइप्स को। सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं? आज वी नो जो हमारा सेंटेंसेस होता है उसके हम टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन एंड इट्स स्ट्रक्चर। जो हमारी सेंटेंसेस है उनका जो डिवीजन है वो फंक्शन वाइज भी है और वो स्ट्रक्चर वाइज भी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन वाइज सेंटेंसेस एज वेल एज स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस। See, here we have first we have types of sentences as per function wise sentences. You know function के अकॉर्डिंग जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। जितनी भी हमारी बुक्स होती हैं उन सभी बुक्स में हम फंक्शन के बेसिस पर 4 टाइप्स की सेंटेंस पढ़ते हैं, दैट इज असर्टिव, exclamatory, interrogative and imperative. In some of the books, किसी बुक में और एग्जाम में किसी एग्जाम में हमसे ऑप्टेटिव सेंटेंस भी पूछ लिया जाता है। सो आज हम इन सभी सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं कि ये सेंटेंसेस होते कैसे हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई? आप किसी भी सेंटेंस को रीड करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो असर्टिव सेंटेंस है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो इंपैरेटिव है या ऑप्टेटिव है। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम भी होता है स्टेटमेंट। जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम जनरली एक स्टेटमेंट देते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपने एक स्टेटमेंट दे दी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। सो द फर्स्ट टाइप इज असर्टिव। असर्टिव को हम बाकी 2 नाम से भी जानते हैं, एक होता है स्टेटमेंट। असर्टिव का ही दूसरा नाम स्टेटमेंट सेंटेंस है, और समटाइम्स वी से डिक्लेरेटिव। जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इट ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप। ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आई हैव गिवन यू ऑफ द सन राइजेस इन द ईस्ट। He wakes up early in the morning. So in any sentence, जिस सेंटेंस में आप कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, यू आर गिविंग सम स्टेटमेंट, आप कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, सो दैट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दे आर फैक्ट्स। ये फैक्ट्स होते हैं, ये ओपिनियंस होते हैं, ये आइडियाज होते हैं इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। बिल्कुल स्ट्रेट आप बताते हैं। आप कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं, यू कैन ऑप्ट अनदर सब्जेक्ट। मीन्स मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ तुम दूसरा सब्जेक्ट भी ऑप्शन में ले सकते हो। सो यू कैन ऑप्ट अनदर सब्जेक्ट। दे एंड विद अ फुल स्टॉप। जितने भी हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। These sentences
ईदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सेंटेंस जो है हमारे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, आई डू नॉट लाइक कॉफी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये हमें क्या बताना चाह रहा है। ये हमें बताना चाह रहा है कि जितने भी हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, हमारे असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो, और जो हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं वो हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे सेंटेंस था हमारा ही wakes up early in the morning। सो अगर आप इसका डिवीजन करें, he is the subject, wakes up is the verb, early is adverb, in the morning when it is also adverb. He wakes up when early in the morning. So it is telling you subject plus verb plus object, but here we don't have object। यहाँ पर हमारे पास object नहीं है, यहाँ पर हमारे पास adverb यूज हुआ है, यहाँ पर हमारे पास adverb यूज हुआ है। किसी सेंटेंस में हम लिख सकते हैं he plays football। तो ये एक आपकी स्टेटमेंट है कि वो फुटबॉल खेलता है। So here we have subject, here we have verb, here we have object। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अगर आप इसी को नेगेटिव में लिखना चाहते हैं तो यू विल राइट he does not play football। इट विल ऑल्सो एंड विथ फुल स्टॉप। जो भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा वो भी हमारा फुल स्टॉप से ही एंड होगा। द पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, आपको असर्टिव सेंटेंस करते हुए एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपकी एंडिंग होगी सेंटेंस की वो फुल स्टॉप से होगी। वो कोई भी फैक्ट, कोई भी ओपिनियन, कोई भी आइडिया हो सकता है। एंड इट कैन बी यूनिवर्सल ट्रुथ एज वेल। जैसे आपने बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इट विल ऑल्सो एंड विथ full stop। Let's move to next। Next we have interrogative sentences। Now what interrogative? Interrogative sentences को हम question sentences भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। इज ही फीलिंग वेल नाउ? हियर आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या अब वो ठीक फील कर रहा है? सो अगर आप इसका स्ट्रक्चर खुद देखें, एक सेंटेंस को देखकर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इज द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, फीलिंग अ वर्ब, वेल कैसा, सो दैट इज एडवर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हियर यहाँ पर मेन वर्ब थी हमारे पास, इसलिए हमने वर्ब अगेन लिखा। अदरवाइज अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा हमारी स्टार्टिंग में ही कंसिडरेशन में आती है। इट आस्क क्वेश्चन, ये हमसे क्वेश्चन पूछता है। टू गैदर इंफॉर्मेशन और क्लेरिफाई समथिंग, या तो हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे इज ही फीलिंग वेल, या हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे जिस क्वेश्चन का हमें आंसर जानना होगा। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? So question can be of either you are asking to gather information, आप information gather करना चाहते हैं, या आप किसी भी अपने बात को clarify करना चाहते हैं। Is he feeling right now? क्या वो ठीक feel कर रहा है? So here you are not gathering any information, आप सिर्फ clarify करना चाहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या वो ठीक feel कर रहा है? So हमारा जो structure होता है, sometimes ये WH वाला होता है, auxiliary verb होती है हमारी helping verb, साथ में subject plus verb plus object, एंड इन लास्ट वी हैव क्वेश्चन मार्क। जब भी हम WH फैमिली की बात करते हैं तो आप इस सेंटेंस में ही देख लीजिए। अगर हमने WH फैमिली की बात करी है, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क,
आप इसका स्ट्रक्चर डिवाइड करते हैं, सो दैट इज WH फैमिली, R इज ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, U हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और गोइंग हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है। सो आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ के उसका स्ट्रक्चर भी अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यू हैव नो नीड टू रिमेंबर द सेम, आपको किसी भी स्ट्रक्चर को याद करने की नीड नहीं है। सी जो इन्होंने यहाँ पर हमें दिया हुआ है WH वर्ड, ये हमारा WH वर्ड था, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, देन वी हैव वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो वी विल राइट द ऑब्जेक्ट, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है सो वी विल नॉट कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट। सी हियर वी हैव वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। यहाँ पर हमारे पास पहला वर्ड है WH वर्ड, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है, लिव हमारी वर्ब है। इस सेंटेंस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये देखना होता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सो इट्स आइडेंटिफिकेशन कि अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है सो इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड यू कंप्लीट योर असाइनमेंट, क्या तुमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, सो डिड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, कंप्लीट वर्ब। नाउ व्हाट, क्या कंप्लीट कर लिया, सो योर असाइनमेंट इज ऑब्जेक्ट। In second sentence we have object. Let's move to next imperative. Now what are imperative? Imperative sentences कौन से sentences होते हैं? Imperative sentences वो sentence होते हैं जिसमें हम command देते हैं, request करते हैं, order देते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें, anything can be. It can be request. आप इसमें request को भी please give me a glass of water. You can consider here request, please give me a glass of water. So आप यहाँ पर request कर रहे हैं कि मुझे एक glass पानी दे दीजिए. Here you can give command as well. Commands होती हैं जो go ahead, move forward, switch off the lights. तो जितनी भी ये commands होती हैं ये सब हमारी imperative sentences में आती हैं. Imperative sentences commands लेते हैं, request लेते हैं और suggestions लेते हैं, और suggestions लेते हैं. क्या suggestion? इन suggestions में हम डाल सकते हैं you should help others. तो आप suggest कर रहे हैं कि तुम्हें दूसरों की help करनी चाहिए. So here you are giving your suggestion. आप किसी को अपना suggestion दे रहे हैं कि तुम्हें दूसरों की help करनी चाहिए. So here we have imperative sentences. They give command. Command देते हैं ये. They give request. Request देते हैं. Instructions. हमें instruct करते हैं या हमें advice. Advice के लिए we have used the word suggestion. कि ये हमें advice और suggestion देते हैं, हमें suggest करते हैं. You should help others. You should complete your work on time. कोई भी जो हमारी suggestion होती है जो हम किसी को देते हैं. It always ends with full stop, or they may end with a full stop, or they may end up with an exclamatory mark. See, exclamatory mark में आप कैसे end करेंगे? Hurry, get up. So यहाँ पर आप जो command दे रहे हैं, hurry, जल्दी, get up, उठ जाइए. So in these sentences, sometimes it ends up with exclamation mark, but 90% or 99% they usually end up with full stop. It is important to note that there is usually no subject because the subject is understood. See, जब आपने active and passive voice किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था जो हमारे imperative sentences होते हैं उनका जो subject होता है वो understood होता है, वो hidden होता है. If I am giving a command, close the door. So इसमें understood है कि जो आप close the door कह रहे हो वो आप किसी को कह रहे हो. It means you are advised, you are ordered to close the door. So इसमें जो आपका subject है that is not given here in sentence but it is understood. ये understood होता है कि जो हमारा subject है, here we are using the subject you. So structure is subject plus verb object.
इज ऑफन इम्प्लाइड एंड ओमिटेड. क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ओमिटेड होता है. सी हाउ. क्लोज द डोर. सो इन दिस सेंटेंस, इन दिस इंपेरेटिव सेंटेंस यू कैन सी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ओमिटेड है. ये अंडरस्टूड है बस कि इसका सब्जेक्ट यू होगा. क्लोज इज वर्ब हियर, द डोर इज ऑब्जेक्ट हियर. So the subject is omitted or the subject is understood. Please turn off the light. It means here request is there. Please turn off the light. जो light है उसको turn off कर दीजिए. Never give up on your dreams. See, यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं? आप यहाँ कमांड नहीं, आप सजेशन दे रहे हैं. Never give up on your dreams. So it ended up with exclamation mark. So in some of the cases जो हमारे imperative sentences हैं, it ends up with exclamation mark, but 99% it ends up with full stop. Next we have exclamatory sentences. Now what are exclamatory sentences? What are exclamatory sentences? Exclamatory sentences express strong emotions. जो आपके emotions को दिखाते हैं. Either you are happy, you are sad, or you are in anger. See, hooray. So it is showing your happiness. Hooray, we won the match. So here you are showing the emotion happiness. Alas, he passed away. So here you are showing the emotion of sorrow. तो जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं वो सारे इमोशंस हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं. एक्साइटमेंट, सरप्राइज, एंगर. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, सो वी ऑल नो दैट इट विल एंड अप विद एक्सक्लामेशन मार्क. किसी भी सेंटेंस के पीछे एक्सक्लामेशन है तो इट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. सो नाउ स्ट्रक्चर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? व्हाट प्लस एडजेक्टिव, नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, exclamation mark. Then we have how, adjective, adverb, subject plus verb. So this structure we can't remember. हम याद नहीं कर सकते इस structure को. Let me tell you how to transform the same. Suppose the sentence is the painting is so beautiful. सो इट इज नॉर्मल अ स्टेटमेंट. इसमें आपने एक स्टेटमेंट दी है कि जो पेंटिंग है वो बहुत सुंदर है. बट अगर आप इसको विद इमोशंस, इफ यू विल शो योर इमोशन इन द सेंटेंस, व्हाट यू विल से? व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज. सो यू आर शोइंग अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज हियर. आप यहाँ पर सरप्राइज दिखा रहे हैं. यू आर फीलिंग अमेज्ड. आपने यहाँ पर एक इमोशन, अमेज इमोशन को दिखाया. सो व्हाट उसमें था हमारा, इट विल WH, देन ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, पेंटिंग इज सब्जेक्ट, इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. क्या ब्यूटीफुल है पेंटिंग? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है. इट, सब्जेक्ट इज verb. Another sentence is she danced beautifully. So आप यहाँ पर WH का ना यूज करके हम यहाँ पर यूज करेंगे how. How beautifully she danced. So here it's how, beautifully is adverb, who danced, she is subject, danced is verb. So this is the structure. When you will be able, जब आप एक सेंटेंस को लिख पाएंगे, so you can easily identify the structure. क्योंकि स्ट्रक्चर आप इतने सारे रिकॉल और रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. एट द टाइम यू हैव 4 ऑप्शंस कि आप इसमें से चूज कीजिए कि विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर द सेंटेंस. सो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी सेंटेंस को लिखकर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि अगर मेरा असर्टिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर इन्होंने एडवर्ब लगाया हुआ है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. दिस इज द काइंड, हियर वी हैव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ये हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जो हमारी स्ट्रॉन्ग विश को शो करते हैं. इन विच वी हैव स्ट्रॉन्ग प्रेयर, वी हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर, वी हैव स्ट्रॉन्ग विश और वी हैव स्ट्रॉन्ग होप. जैसे अगर हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, बेसिकली जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं दे आर रिलेटेड टू ब्लेसिंग्स और होप्स. May you succeed. So here you have hope as well as you are giving blessing. May you live long. May you have a wonderful journey. So जिसमें आप blessings देते हैं, you show hope, desires दिखाते हैं आप, so they all are related to optative sentences. It concluding with an exclamation mark. ये हमेशा conclude होते हैं with an exclamation mark. So now how will you identify कि कोई जो sentence है वो exclamatory sentence है या optative sentence है? This you can identify कि अगर उसमें emotion है, so emotion है तो वो हमारा exclamatory sentence है. और अगर उसमें हम desire को show कर रहे हैं, wish को show कर रहे हैं, so that is totally related to optative sentences. So this we have done as per function. ये जितने भी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किए ये हमने एज पर बेसिस ऑफ फंक्शन किए हमारे. फर्स्ट वाज assertive, that is statement sentence ends with full stop. Second was interrogative. Interrogative means question mark. Third we have exclamatory. Exclamatory full of emotions, exclamation mark. Fourth we have imperative, in which 99% we have full stop, sometimes we have exclamation mark, जिसमें हम commands देते हैं और जिसमें हम suggestion देते हैं, जिसमें हम order देते हैं. And the last one is optative. Optative sentence होता है which ends with exclamation mark and which shows you the blessings, जो आपको blessings, hope और desire show करता है. Hope you all have understood function wise sentences. Next we have structure wise sentences. नेक्स्ट वी हैव जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी होते हैं. अब स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंटेंसेस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्लॉजेस का पता होना बहुत जरूरी है. अगर आप क्लॉजेस के बारे में नहीं जानते, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट क्लॉजेस, सो यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोस. हमारी जो प्रीवियस वीडियोस है जिसमें हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, इन सब क्लॉजेस की वीडियोस बनाई है जिसमें हमने डीपली क्लॉजेस को एक्सप्लेन किया है. तो हमें स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस जानने के लिए उन क्लॉजेस का पता होना बहुत जरूरी है. स्ट्रक्चर वाइज वी हैव सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड इन सम ऑफ द बुक्स, किसी किसी बुक्स में या किसी किसी एग्जाम में हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आ जाते हैं. नाउ व्हाट आर सिंपल सेंटेंसेस? सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? इन विच वी हैव सब्जेक्ट प्लस सिंगल वर्ब, इन विच वी हैव सिंगल वर्ब. कंपाउंड सेंटेंसेस, ही इज रिच, ही इज हम्बल. इसमें हमारे पास दो सेंटेंसेस होते हैं, दो क्लॉजेस होते हैं और दोनों क्लॉजेस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं. ही इज रिच, ही इज हम्बल, इसको आपने एक कंजंक्शन से ऐड किया हुआ है. नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसको हम ब्रीफली अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, in this sentence we have conjunction as well as we have independent clause and dependent clause. Let's see how. First is simple sentences. Now what are simple sentences? Simple sentences क्या होते हैं? It contains one independent clause, एक ही clause होता है इसमें, but no dependent clause. इसमें कोई भी
डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता. इट मीन्स इसमें एक ही क्लॉज होता है और दैट सिंगल क्लॉज इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. दैट सिंपल क्लॉज इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. जो हमारा एक ही क्लॉज होता है और वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है. देयर इज द सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड ए कंप्लीट थॉट. इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ब होती है और आपका कंप्लीट थॉट होता है, चाहे वो फैक्ट हो, चाहे वो ओपिनियन हो, चाहे वो आपकी इंस्ट्रक्शन हो. द बॉय वेटेड फॉर हिज टर्न. अब आप इस सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर सेग्रीगेट करें तो इसमें हमारे पास क्या है? द बॉय सब्जेक्ट, वी हैव वन सब्जेक्ट वेटेड, वी हैव वन वर्ब फॉर हिज टर्न. किस चीज के लिए वेट कर रहा था बॉय? अपनी टर्न के लिए. द ट्रेन इज सब्जेक्ट, is running is helping verb, running is main verb. Behind schedule, the train is running behind schedule. Alice is subject, is verb. My best friend is direct object, my is indirect object. So in this sentence what you can see, आप इन sentences में क्या देख सकते हैं कि जितने भी हमारे simple sentences हैं, जितने भी हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, इट गोज विथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एनी ओपिनियन. कोई फैक्ट आप ऐड कर रहे हैं, कोई ओपिनियन आप ऐड कर रहे हैं. शी इज वेटिंग फॉर व्हाट? फॉर हर टर्न. सो हमारे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होते. इट कैरीज वन क्लॉज और जो क्लॉज हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. Let's move to next. Before doing this, अगर आप में से सबने कंजंक्शंस के बारे में सुना है तो आपने जरूर सुना होगा फैन बॉयज. तो जितने भी हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो अपने साथ एक कंजंक्शन को कैरी करते हैं जो हमारी फैन बॉयज कंजंक्शन होती है. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. सो ये हमारी जितनी भी कंजंक्शंस होती हैं जो हमारी फैन बॉयज से रिलेट करती है, ये सब हमारी कंपाउंड सेंटेंसेस में आती है. लेट्स सी हाउ. सी, कंपाउंड सेंटेंस, इट इज अ सेंटेंस कंपोज्ड ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसमें दो क्लॉज होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं. विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. Now what are coordinating conjunctions? Coordinating conjunctions are fan boys. Coordinating conjunctions include and, but, or, so, yet, for, nor. इन्होंने हमें conjunctions को अलग अलग segregate करके दे दिया, but you can easily identify conjunctions if you learn this word fan boys. जो आपकी conjunctions है वो fan boys में से ही हैं. For, and, nor, but, or, yet, and so. So examples, Jason waited for the bus. Jason ने wait किया बस के लिए. Subject, verb, the bus, object. But इन्होंने यहाँ conjunction लगा दी तो ये मेरा पहला independent clause है. अगर मैं इसको बोलूं तो ये अपने आप में independent है. Jason waited for the bus. अगर मैं यहाँ full stop लगा देती, the bus was late. The bus was late. जो बस थी वो late थी. So they both are independent clause. Jason waited for the bus. This is clause 1. The bus was late. This is clause 2. लेकिन हमने इन दोनों clauses को connect करने के लिए हमने एक conjunction को add कर दिया. Jason waited for the bus. Jason ने बस का wait किया, लेकिन but it was late. So हमने यहाँ पर the bus को ना repeat करते हुए हमने बस के लिए it pronoun का use कर दिया. My sister was tired. मेरी सिस्टर बहुत टायर्ड थी. सो इसलिए she decided to take a nap. उसने सोचा कि थोड़ी सी एक नींद ले ली जाए. सो वी ऑल नो कि जितने भी हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस अपने साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैरी करेंगे. और आप किसी भी सेंटेंस को रीड करते हैं और आप उस सेंटेंस में ये देखते हैं कि दो क्लॉजेस हैं और दोनों इंडिपेंडेंट है. दो क्लॉजेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है और वो कनेक्ट हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से.
So they are compound sentences. Let's come to next. Here we have compound sentences. Fanboys. Fanboys हमारी conjunction होती है. दोनों independent clause होते हैं हमारे. For and nor but or yet so. This I have already explained. Next are complex sentences. What are complex sentences? Complex sentences are the sentences. एक होता है हमारा independent clause और एक होता है हमारा dependent clause. It is composed of an independent clause and one or more than dependent clause. एक और एक से भी ज्यादा हमारे इसमें dependent clause हो सकते हैं. The dependent clause generally start with subordinating conjunction. जितने भी हमारे dependent clause होते हैं, ये जब भी आपने subordinate clause की, अगर आपने previous clauses की वीडियो देखी है तो उसमें हमने बिल्कुल बताया था कि जितने भी हमारे subordinate clause होते हैं वो subordinating conjunction से start होते हैं. और आप इजीली एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस कंजंक्शन के यूजेज से कि कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. दीज कंजंक्शन इंक्लूड इफ, व्हेन, as, because, until, after, since, while, though, before, even though, unless. So इन कंजंक्शंस को याद करने के लिए we have no abbreviation और short term. इन कंजंक्शंस को आपको माइंड में ही रखना पड़ेगा और जब आप किसी सेंटेंस को रीड करते हैं तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या नहीं है. लाइक सी द एग्जांपल हियर, इफ यू प्रॉमिस नॉट टू गेट एंग्री. मैंने यहां पर बोल दिया अगर तुम प्रॉमिस करते हो नॉट टू गेट एंग्री, देन व्हाट? इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. इट मींस इट इज डिपेंडेंट क्लॉज ऑन व्हाट? आई विल टेल यू द ट्रूथ. दिस इज द मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज. जो क्लॉज हमारा कंजंक्शन से स्टार्ट होता है वो क्लॉज हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है. अगर तुम, इफ यू प्रॉमिस नॉट टू गेट एंग्री, अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम गुस्सा नहीं होगे, आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बता दूंगी. बिकॉज शी एंड आई आर ऑनेस्ट पीपल, क्योंकि वो और मैं ईमानदार लोग हैं. यू मस्ट नॉट डाउट अस, तुम्हें हम पर डाउट नहीं करना चाहिए. सो यहाँ पर हमारे पास बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सो इट मीन्स ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है. और नेक्स्ट क्लॉज हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड. किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वी हैव टू सी. जो हमारे क्लॉजेस होंगे वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ये हमारे बहुत कम एग्जाम्स में आती है बिकॉज बेसिकली वी फॉलो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज पर स्ट्रक्चर वाइज. बट इन सम ऑफ द सेंटेंसेस, किसी सेंटेंसेस में आपकी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ जाता है. व्हाट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स? आपको सेंटेंस के नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होगी और इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होगी. इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट. इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उसमें 2 क्लॉजेस होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं. एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉज और एक हमारा होता है डिपेंडेंट क्लॉज. इट कंबाइंस, ये कंबाइन करता है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सेंटेंस विद अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कनेक्ट करता है. हाउ? बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड. तो ये हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. सो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज. दे हैव टोल्ड अस कि हमें किसी भी सेंटेंस के लिए क्या चाहिए? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए. आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव. मैंने उसको क्या किया? गर्म किया माइक्रोवेव में. इंडिपेंडेंट क्लॉज. एंड कंजंक्शन ऐड हो गई, आई ड्रैंक इट, और मैंने उसे पी लिया. सो हियर वी हैव 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज. 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं. आई हीटेड इट इन माइक्रोवेव, दैट इज क्लॉज 1. आई ड्रैंक इट, क्लॉज 2. ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जिसको हमने कनेक्ट किया है कंपाउंड सेंटेंस की तरह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. और हमारा जो फर्स्ट क्लॉज था दैट वाज डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज माय कॉफी वाज टू कोल्ड. सो इसमें हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. होप यू हैव अंडरस्टूड.
अगर आपने स्ट्रक्चर को ध्यान से समझा, सो वी ऑल नो कि जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो कैरी करता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एंड इट इज टोटली इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये टोटली इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसको किसी भी हेल्प की नीड नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड सेंटेंसेस। जो भी हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, इट कैरीज विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज। ये कनेक्ट करते हैं अपने आप को फैन बॉयज से, और इसमें दोनों हमारे जो क्लॉजेस होते हैं दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमारा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। इट मींस वन हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है और वन हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एंड हियर वी आर गोइंग कनेक्टेड विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सो हमें ये ध्यान में रखना होगा, हमारे जिस भी क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखी हुई है वही पार्ट हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इट मींस वही पार्ट हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। In the last we have compound complex. As we know the rule of compound and complex, complex के लिए आपके पास एक independent clause होना चाहिए, और complex के लिए आपके पास एक dependent clause होना चाहिए, and as per compound you have coordinating conjunction with two independent clause. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो फंक्शन वाइज होते हैं और स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन होता है। हमने फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन किया जिसमें हमारे सेंटेंसेस के 5 टाइप्स थे, और हमने स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस किया जिसमें हमारे सेंटेंसेस के 4 टाइप्स थे। होप दिस स्ट्रक्चर, होप दिस video will help you up to identify any kind of sentence in the exam. Hope you all like the video. Thank you everyone. Thank you for watching.